हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जल प्रदूषण के दो तरह के सोर्स होते हैं, या तो वो प्राकृतिक स्रोत हो या तो दूसरा आपका कृत्रिम स्रोत हो। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत की जब बात करते हैं तो उसमें मैंने बताया कि कैसे जो है वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। दूसरा हमने जब कृत्रिम की बात किया तो उसके बारे में भी बताया मैंने। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव, जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, चाहे वो मनुष्य पर हो, चाहे जीवों पे हो, चाहे पेड़ पौधे पे हो, और चाहे वो हमारे वनस्पति संपदाओं पे हो, उन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला अगर हम लोग बात करें कि वायु जल प्रदूषण का मनुष्य पर क्या प्रभाव है, तो बेटा सभी को मालूम है अगर जल प्रदूषित रहेगा तो विभिन्न प्रकार की आपकी बीमारियां होंगी। जैसे आप पानी अशुद्ध पिएंगे तो जॉइंटिस लेवल, मतलब जो है तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपका टाइफाइड होगा, दस्त हो जाएगा, आपका विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां हो जाएंगी। क्लियर? तो मनुष्य पर बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ता है कि अगर आप पॉल्यूटेड पानी पिएंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। सामान्यतः अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँ, जैसे अब आज के समय में इलाहाबाद में नॉर्मली लोग रिसोर्स वाटर नहीं पी रहे हैं, सब आरओ वाटर पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरओ वाटर जो नॉर्मली रिसोर्स वाटर है, जो वाटर सप्लाई आ रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। और पोल्यूटेड अगर रहेगी तो जाहिर सी बात है मनुष्य जो है आदमी उससे बहुत ज़्यादा आपका किसी न किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्यों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है, आप इसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन इक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जलीय परितंत्र है उसमें भी बहुत इसका इफेक्ट पड़ा है। मान लीजिए अगर पानी एसिडिक हो गया, तो मान लीजिए पानी एसिडिक हो गया तो उसमें बेटा जब एसिडिक होगा तो जाहिर सी बात है जो उसमें जलीय जीव जंतु हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, उनका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जैसे एसिड रेन वगैरह, अभी लंदन में एक किसी सत्र हुई थी बहुत ज़्यादा एसिड रेन, तो वहाँ पे जो मछलियाँ थे वो सभी मर गई थी, या जो जलीय जीव जंतु हैं वो मर गए थे। तो जल प्रदूषण का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जलीय इक्वेटिक सिस्टम में भी। ठीक है, जैसे डॉल्फिन वगैरह देखिए, अब गंगा में डॉल्फिन नहीं मिलती, दिखती हैं नहीं, इसके पहले डॉल्फिन बहुत थी, तो क्यों ख़त्म हो गए, उनका अस्तित्व क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि जो गंगा में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया जिसके कारण वो अब उनका अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इक्वेटिक सिस्टम में भी इनका बहुत गहरा असर पड़ा है। ठीक है, जैसे डॉल्फिन को निकल गया गंगा का प्रदूषण। ठीक है, तो जो गंगा का प्रदूषण की वजह से जो डॉल्फिन वगैरह या अन्य बहुत से जीव जंतु जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गए, ये बहुत से ऐसे इक्वेटिक जलीय जीव जंतु हैं जो जिनका अस्तित्व क्या हो गया, खतरे में है या ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेड़ पौधों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन जो है प्लांट्स की बात करें तो देखिए पौधों पे क्या होगा भाई, अगर वाटर पोल्यूटेड है तो अक्सर आप देखिए अगर मान लीजिए वाटर पोल्यूटेड है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब उनका वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंचाई में अगर मान लीजिए जल आपका सही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित जल है, तो पेड़ पौधे वहाँ पे जो फसल का उत्पादन होगा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो पेड़ पौधों पे भी इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है जीव जंतुओं पर प्रभाव। तो देखिए जीव जंतुओं का प्रभाव का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जो जीव जंतु हैं, मान लीजिए जो पानी पिएंगे, तो अगर पॉल्यूटेड वाटर है, भाई ह्यूमन तो चलो आरओ का पानी पी ले रहा मनुष्य, लेकिन जो जीव जंतु वो तो वही जो धरातल पर पानी उसी को पिएंगे ना, नीचे से तो पानी निकाल पिएंगे नहीं। और जब वाटर पॉल्यूटेड रहेगा तो वो भी धीरे धीरे उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या तरह तरह की बीमारियों से वो भी ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बहुत इम्पॉर्टेंट था जो है जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं मनुष्य पर, इक्वेटिक सिस्टम पर, प्लांट्स पर, और इफेक्ट ऑफ एनिमल्स पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट है बेटा इसी में पदार्थों पर प्रभाव। मान लीजिए पदार्थों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट जो लोहा वगैरह है या जो मेटल्स हैं, मान लीजिए अगर पानी पोल्यूटेड रहेगा तो वो धीरे धीरे उनका क्षरण बहुत तेज़ी से होगा, तो पदार्थों पर भी इनका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए आप सिविल ब्रांच के या मैकेनिकल ब्रांच के सपोज दैट हैं आप, तो अगर पानी जैसे
पानी अगर आपका एसिडिक है तो जो कंक्रीट वगैरह है उसका क्षरण बहुत तेज़ी से होगा, मतलब उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। दूसरा नंबर, मान लीजिए आप मैकेनिकल के हैं तो जो मेटल्स हैं अगर उनको हमें ये ध्यान देना होगा कि जहाँ पे मेटल्स सपोज दैट नदी वगैरह में पुल बनाया जा रहा है तो वहाँ मेटल डाला जा रहा है तो पानी वहाँ पे कैसा है इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उसका संक्षारण बहुत तेज़ी से होगा। तो पदार्थों पर भी जल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर पानी का पीएच मान अगर 7 है तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी संक्षारण दर बहुत कम रहती है। लेकिन अगर एसिडिक और बेसिक है तो कहीं ना कहीं उसके संक्षारण की दर बढ़ जाती है, मतलब कि उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो बेस हैं जो कि जिनको हम नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते फिर भी वो जलीय मान लो जल में मिले घुले हुए हैं या जल में जो प्रेजेंट हैं, तो क्या होता है कि उनको तो हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन हम ये देखते हैं कि वो उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि जैसे आप देखिए अभी समुद्र में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है समुद्र में, समुद्र को धीरे धीरे उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं या जो समुद्र के किनारे जो देश हैं या हर देश अब समुद्र में जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कचरा वगैरह उसको उसमें डालता जा रहा है। तो बेटा आने वाले समय में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब कि जैसे आज के पूरे विश्व ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो हम आज भी किसी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, कोरोना बीमारी से आज पूरा विश्व ग्रसित है, कभी नहीं सोचा होगा। तो आने वाले समय में इतना ज़्यादा दिक्कत होगी कि वो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन से इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाएगा, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाएगा कि आज आने वाले समय देखिए, आज हम लोग सामान्यतः शुद्ध हमें ऑक्सीजन मिल जा रही है, लेकिन आने वाले समय जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हर व्यक्ति छोटे छोटे सिलेंडर लेके टहलेंगे। जैसे चीन वगैरह हम देखिए इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इंडेक्स वहाँ बढ़ गया है कि लोग वहाँ छोटे छोटे सिलेंडर लेकर चलते हैं, ऑक्सीजन लगा के चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए दिया गया है कि अगर मान लीजिए हमारे वाटर में अगर जो है आर्सेनिक, मरकरी, मोलिब्डेनम ये सब अगर जो है घुल जाते हैं तो उससे लीवर संबंधी प्रॉब्लम होती है। अगर आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड ये सब घुलते हैं तो हमें रक्त संबंधी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें निकलती कहाँ से, इंडस्ट्री से निकलती, इंडस्ट्री से छोड़ दिया गया तो उसको जो पानी पिएगा उससे विभिन्न इस प्रकार के अगर उसमें घुले हुए हैं तो ये बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं बेटा इसमें लिंचिंग मेटल क्या होते हैं कि विभिन्न उद्योगों एवं घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट यदि ठोस अपशिष्ट को खुले में छोड़ दिया जाता है, इसके बारे में बता भी चुका हूँ कि अगर उसे छोड़ दिया जाता है बेटा तो वो क्या करता है बारिश का जब समय आता है तो वो क्या होते हैं कि पानी के माध्यम से जो उसमें जो मेटल्स वगैरह हैं या कूड़े कचरे में ऑर्गेनिक व कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या होते हैं फिर वाटर के साथ मिलकर नदियों में चले जाते हैं, जिसके कारण वाटर पॉल्यूटेड होता है। अच्छा, एक चीज़ सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए जब हम सपोज दैट अपने दैनिक जीवन में देखते हैं नाली वगैरह होती है, तो जैसे सभी लोग क्या करते हैं अपने घरों में टॉयलेट साफ़ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं, टाइल्स को धुलते हैं या विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं दैनिक जीवन में देखते हैं। किसी को इंजेक्शन वगैरह तो उसको भी उसमें फेंक देते हैं, वाटर में फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, वाटर में जब फेंकते हैं तो वाटर में जब मिल जाते हैं तो उसके कारण पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब वो मान लीजिए जो एसिड है वो बहकर आपके अगर एक घरों की स्थिति है तो सभी घरों को धीरे धीरे कलेक्ट कर बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड कलेक्ट हो जाएगा, तो उसके कारण उसमें एसिड कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी बेटा, तो उससे पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। दूसरा नंबर, मान लीजिए जैसे आप देखिए अगर शहर में रह रहे हो तो पुराने शहर में बोले तो करेली वगैरह में जाइए, देखिए वहाँ का जो नाला है उसमें शटलर हाउस जो बने होते हैं, शटलर हाउस में क्या होता है कि जो वेस्टेज निकलते हैं उसको ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है, नालों में फेंक दिया जाता है। जो उनके वेस्टेज निकलते हैं काटने के बाद तो वो क्या होता है ब्लड वगैरह रहते हैं उसको सब उसी में नाले में चला जाता है। तो देखिए वहाँ जो बैक्टीरिया पनपते हैं और उनको जो है क्या करने लगते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं, जिस कारण वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। अगर यही जल नदियों में मिलता है तो सोचिए वहाँ पे कितना ज़्यादा बैक्टीरिया जो है कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट हो जाएंगे, जिसके कारण वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है घरेलू अपशिष्ट। मैं बता चुका हूँ कि जो घरेलू घर से निकलते हैं उन कूड़ा कचरा उसको फेंक देते हैं, फिर बारिश या नालों के माध्यम से। अब तो सामान्यतः लोग इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गए कि इन्वायरमेंट को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
जैसे हम लोग आने वाली जो जनरेशन उसके लिए हम भविष्य कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। जो आने वाला समय है उसमें हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उनको पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट दे के जा रहे हैं जिसके कारण उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट जल, जो उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। सीवेज वगैरह इसके बारे में बता चुका हूँ। जैसे आप नदियों से जो हमारा सीवेज है जो बनता है, जैसे जो मलमूत्र का एक वो बनाते हैं सिस्टम, इसमें हर घर से कनेक्ट हो जाता है तो बहुत तेज़ी फ्लो करता है। जितना ज़्यादा मात्रा में सीवेज हो जाता है, अगर उसको डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया जाए तो वाटर पोल्यूटेड हो जा रहा है। अब गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि हर जो महानगर है वहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, जिसके कारण जो उसमें सीवेज है उसको जो है आप एक जगह कलेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसको नदियों में छोड़ें, जिसके कारण वाटर को पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके। ठीक है। जैसे एक कहावत है नगर निगम की, सबसे बहुत फेवरेट है कि नगर निगम ये हमेशा कहता है कि जहाँ देखो वहाँ ही खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदा जाएगा। ये आप लोगों ने सभी लोग सुना है कि जहाँ देखो वहाँ खुदा है, मतलब खुदाई हुई है, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदा जाएगा। मतलब कि नगर निगम लोग इतना जो है अवेयर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं कि जैसे सपोज दैट क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोरिंग हुई और बोरिंग ख़राब हो गई तो उसमें जो पाइप वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन उसका सही रूप से ढकते नहीं हैं। जब नहीं ढकते हैं तो बेटा उस समय क्या होता है कि जो नाली वगैरह का पानी होता है उसको उसी में अटैच कर देते हैं, तो सीवेज जो होता है वो रिसोर्स वाटर में जाने लगता है। और जब रिसोर्स वाटर में जाता है, जो भूगत जल है उसके कारण उसमें जाता है, तो विभिन्न प्रकार, भाई जैसी सी बात है, भूगत जल हम पी भी रहे हैं, तो वो जब जाता है तो उसमें नीचे वाले जल में मिलता जाता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में कि जो वाटर इस प्रकार से इसका दोहन हो रहा है, इस प्रकार से इसका पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्या बेटा कि जो पेयजल के मानक है, जो पेयजल का क्या स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, हर एक वाटर के लिए स्टैंडर्ड होता है। सपोज दैट खेती करने के पानी का स्टैंडर्ड अलग होता है, पीने के पानी का अलग होता है, मत्स्य पालन के लिए अलग होता है, जो है कंस्ट्रक्शन के लिए अलग होता है। तो जो अगर हम लोग बात करें भौतिक अवस्था, ठीक है, कैसा होना चाहिए, रासायनिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड दिया गया है WHO और इंडिया मानक ICMR 2 हैं। ठीक है, भारतीय मानक और ICMR जो भारत की मेडिकल एजेंसी है उसका नाम है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपना एक वो जारी किया कि ये वाटर स्वस्थ, मतलब पेयजल वाटर जो स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर उसका ये लेवल होना चाहिए। मतलब जैसे कहा जाता है रंग जो है आपका 10 से 50 या 50 से 25, 25 से 5 से 50 के बीच में होना चाहिए। और अगर स्वाद की बात करें तो आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, स्वादहीन, रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए। नेक्स्ट है गंधापन, जो टर्बिडिटी होती है, बहुत गंधापन नहीं होना चाहिए, 10 से 25 के बीच में आपका ये भारतीय मानक कहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें मैग्नीशियम कितना घुला होना चाहिए, कैल्शियम कितना घुला होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बेटा उपचार, ट्रीटमेंट, जो आपका जैसे सीवेज वगैरह है उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो सीवेज वगैरह ट्रीटमेंट करने के, जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट करने के बाद पानी में जो कार्बनिक व अकार्बनिक या जो उसमें पार्टिकल्स घुले हैं उनका जो है अलग करके वाटर में उसको नदियों में उसको छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण या तो उसको सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण जो वाटर जो होता है पॉल्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, देखिए सीवेज को नदियों में मिलाने से पहले इसका उपचार ट्रीटमेंट करना चाहिए। उपचारित जल को ही नदियों में मिलाना चाहिए, जिससे प्राकृतिक जलधाराएं जो मनुष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जहरीली होने से उनको रोका जा सकता है। अपशिष्ट जल का शोधन हम निम्न उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, पहला सीवेज के आयतन को कम करना, जो उसमें सीवेज का जो वॉल्यूम है उसको कम कर सकते हैं। जैसे उसमें जो आपके पार्टिकुलेटेड जो पार्टिकल्स हैं उनको शटल डाउन किया जाए, उनको अलग कर लिया जाए। जैसे आप देखिए अगर कभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे आपका बक्सी बांध गए हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, या नैनी में आप गंगा प्रदूषण इकाई देख सकते हैं, और कई जगहों पे इलाहाबाद में लगाए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें दिया गया है कि कैसे हम उपचार कर सकते हैं निलंबन कणों, मतलब जो उसमें घुले हुए कण हैं उनको निलंबन कण बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, अपशिष्ट जल के उपचार की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।